बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईरान और इसराइल में हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट जो कि नए अभी इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या आप न्यूक्लियर डील के बारे में जो बाइडन अमेरिका के सदर से बात करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि नहीं, हम किसी सूरत जो बाइडन से कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारा इंटरनल मामला है और हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो वो भी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू के बाद, नफ्ताली बेनेट, इन्होंने एक बहुत ही खौफनाक बयान दिया है। वो हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो बयान क्या है। आपको इस वीडियो में हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बताएंगे कि इसराइल, वो इतनी खुफिया उनकी मकामात होते हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसराइल उन तक कैसे पहुंच जाता है, इसराइल कैसे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करता है और उसको तबाह कर देता है, और इसका फ्यूचर क्या है। क्या ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी को न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाएगा और इनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले को बताते हैं कि ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम इब्राहिम रईसी है। ये अभी अपॉइंट हुए हैं, इन्होंने अगस्त में 4 संभालना है। इनसे पूछा गया कि आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिस पर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि ईरान अपना तेल किसी को नहीं बेच सकता, तमाम दुनिया के ममालिक को मना किया हुआ है कि वो ईरान से किसी किस्म का तेल ना खरीदें, क्योंकि ईरान की जो मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो तेल है। मिसाल के तौर पे वो चाइना को 20% के करीब चाइना को अपना तेल एक्सपोर्ट करता है और उधर से रेवेन्यू अर्न करता है। दूसरे नंबर पर जापान को तकरीबन 15% के करीब ऑयल बेचता है। तीसरे नंबर पर इंडिया, जिसको तकरीबन 13% के करीब ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका पाबंदियां इस तरह लगाता है कि तमाम ममालिक को मना कर देता है, और तमाम जो ममालिक हैं, जो अमेरिका ज़ाहिर सुपर पावर है, तो वो ईरान का इकोनॉमिक बाइकआउट कर देते हैं, जिससे ईरान को शदीद नुकसान होता है। तो मिसाल के लिए समझाते हैं कि इंडिया, भारत जो है वो ईरान का बहुत ही करीबी दोस्त था, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका के कहने पर इंडिया ने ईरान के साथ तमाम MOUs जो ऑयल के थे वो कैंसिल कर दिए शॉर्ट नोटिस पर, वेरी शॉर्ट नोटिस पर। और $8 बिलियन का जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था ईरान भारत को, वो सब खत्म हो गया। तो इस तरह अमेरिका सैंक्शंस लगाता है। अब जो कि इसराइल के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, जिनको बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, बहुत शिद्दत पसंद हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिस इज लास्ट चांस फॉर द वर्ल्ड टू वेक अप, दीज गाइज आर किलर्स। उन्होंने दुनिया को कहा है कि दुनिया जाग जाए, उनके लिए आखिरी मौका है, नहीं तो ये दीज गाइज से मुराद है ईरान के जो प्रेसिडेंट, उनके लोग हैं, उनकी काबीना, ये लोग किलर हैं, ये मर्डरर है, ये इन्होंने मैस किलिंग की हुई है, मैस मर्डरर्स हैं ये। अब देखिए इसराइल को मसला क्या है। इसराइल बेसिकली पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक इवल पावर है। वो चाहता है कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो मुसलमान ममालिक हैं खासकर, वो किसी किस्म का असला या न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू ना करें, और ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स वो बना सकें। उसके इर्द गिर्द सारे मुसलमान ममालिक हैं जिन पर उसने ऑलरेडी हमले करके, बददियानती के साथ उन पर हमले करके, अमेरिका और फ्रांस, बरतानिया, ये इवल पावर्स हैं, इनको मिलाकर उसने इनको तबाह कर दिया। मिसाल के तौर पर इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किया हुआ था। उसने 1981 में 15 सेकंड का एक ऑपरेशन किया, जिसको ऑपरेशन ओपरा कहते हैं। उस ऑपरेशन में इसराइल ने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इसी तरह लीबिया और भी दूसरे ममालिक हैं जिनके प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इसी तरह की अटेम्प्ट इसराइल ईरान पर भी कर चुका है, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह कर चुका है कुछ हिस्सा। लेकिन क्या हुआ कि ईरान ने फिर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पहाड़ों के अंदर और ज़मीन के नीचे
डीप अंडरग्राउंड उसको बनाया हुआ है, जिस पर अब इसराइल के लिए हमला करना बहुत मुश्किल है। अब इसराइल क्या करता है? इसराइल साइबर अटैक करता है ईरान पर। देखिए, साइबर अटैक में जो ममालिक हैं, सबसे नंबर 1 यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद फिर यूके यानी कि ब्रिटेन, उसके बाद रशिया आता है। देखिए, इसराइल अपनी साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है। उसका बजट $3 बिलियन के करीब है। इसराइल क्या करता है, अपने मिडिल क्लास और उससे जो ऊपर के बच्चे हैं उनको साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देता है। उनको साइबर सिक्योरिटी उन पर सीखना लाजमी है। इसके अलावा कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये लाजमी करार दिया गया इसराइल में। इसराइल इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज शुरू कर चुका है, पीएचडी के प्रोग्राम्स भी शुरू कर चुका है। तो क्योंकि अगली जंगें साइबर सिक्योरिटी पर हैं। इसके अलावा इसराइल साइबर सिक्योरिटी पर 8 से 10 हज़ार लोगों को हायर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ताकि उसको पता है कि अगली जंगें साइबर सिक्योरिटी पर हैं। अब देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो ओबामा ने इसको P5+1 कंट्रीज के साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी कर सकता है। अब देखिए, P5 से क्या मुराद है? परमानेंट 5 कंट्रीज। ये यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया हैं। इसके अलावा जो +1 छठा ममालिक शामिल किया था वो जर्मनी था। इन ममालिक ने और प्लस यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि इनिशियल 20 मंथ्स के लिए ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा और ये 5% से ज़्यादा नहीं अपनी यूरेनियम को एनरिच कर पाएगा। यानी ईरान पर पाबंदी लगा दी कि वो 5% से ज़्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं करे। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि ईरान ने इसको अपने पॉजिटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना था, एनर्जी पर्पस के लिए, लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो अभी तक ईरान पर पाबंदियां हैं, लेकिन ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनको भी वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर इसराइल, अमेरिका, ये लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं। और ईरान अपना 85% तक तकरीबन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका है। तो अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इसराइल ने वाज़िया तौर पर इसको धमकी दे दी है ईरान को, कि पूरी दुनिया को कहा है, एक वेकअप कॉल दी है कि प्लीज़ सारी दुनिया उठें, ईरान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। और ईरान जो है ये किलर्स हैं। क्योंकि ये किलर क्यों कहा उसको? क्योंकि इब्राहिम रईसी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन्होंने 1998 में और 2009 में इन्होंने इसराइल और अमेरिका के मुताबिक इन्होंने मैस एग्जीक्यूशन की। मैस एग्जीक्यूशन से मुराद है कि ये अपने मुल्क में जो झूठ है, जो करप्शन है, जो जासूस हैं, जो अमेरिका इसराइल के स्पाई हैं, उनको ख़त्म किया इन्होंने। उनको तख्ते-दार पर उनको लटकाया, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी। इसीलिए अमेरिका और इसराइल और बरतानिया, फ्रांस, इनकी नज़र में ये अच्छे नहीं हैं, इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका और इसराइल के मफादात को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि वो लोग अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के जासूस थे। अमेरिका ने अपने लोगों को इनके पॉलिटिकल सिस्टम में, इनके इकोनॉमिक सिस्टम में इंजेक्ट किया हुआ था। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नफ्ताली बेनेट हैं, वो 2 साल हैं उनके पास। तो उन्होंने डू एंड डाई करना है। उन्होंने नेतन्याहू ने जो जुल्म किए लोगों के साथ, उन बमबारी की फ़लस्तीनियों पे, वो इससे ज़्यादा सबकत लेके जाना चाहते हैं, सुपरसीड करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत इसराइल के लोगों, यहूदियों का खैर ख्वाह हूँ। क्योंकि इससे पहले इसराइल ये 2 से 3 महीने पहले ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर चुका है, साइबर अटैक कर चुका है। देखिए, साइबर अटैक से होता ये है कि ईरान या कोई भी मुल्क वो कई साल पीछे चला जाता है। तो इसराइल अब साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए, अब ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, ये क्या स्टेप लेते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे वो फेस करेंगे और ईरान को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी दें कि आप क्या समझते हैं कि इब्राहिम रईसी क्या इसराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, क्या उनको मुकाबला कर पाएंगे, अमेरिका की पाबंदियों का मुकाबला कर पाएंगे? आप नीचे कमेंट्स में राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।